ओके, तो हमने देखा ये इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं और इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स में जो हमें बेसिकली लोन देते हैं, उसमें बैंक आएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे या फिर हम बोरो करते हैं थ्रू डिबेंचर, ठीक है। या फिर लेंडर्स हमको अमाउंट पे करते हैं, हम उनसे बोरो करते हैं, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी कि हम लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हम कौन से स्लैब में आते हैं टैक्स के, हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं और क्या उसकी प्रोसीजर है, वो सब कुछ टैक्स अथॉरिटीज के अंदर आता है और वो उनको भी हमें डिटेल देना पड़ता है, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा हम कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी अमाउंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके ऊपर भी पे टैक्स, राइट। तो वो उनको पता होना चाहिए, तो इसलिए हमारे सारे स्टेटमेंट उनको दिखाने पड़ते हैं। रेगुलेटरी एजेंसी जो रेगुलेटरी एजेंसीज है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं उनको सब कुछ बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको भी सब कुछ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। लेबर लॉज जो होते हैं, टैक्स एसोसिएटर्स, टैक्स एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स, तो ये सारे जो लोग हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। इनका कोई ना कोई एम होता है कि इसलिए उन लोगों को हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होते हैं वो चाहिए होते हैं, उनको देखना होता है, क्योंकि उनका कोई ना कोई उसके पीछे पर्पज होता है, ठीक है। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स कौन कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, सुपरवाइजर। तो ये प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, बिजनेस यूनिट मैनेजर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अभी आपकी कौन सी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अलग अलग टाइप के मैनेजर्स उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं। तो सारे टाइप के मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइजर, फिर लोअर लेवल पे जो भी काम कर रहा होता है, फिर मिडिल लेवल पे, हायर लेवल पे जितने भी लोग एम्प्लॉइज होते हैं उन सबको हमारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हमारा इन्फो होना चाहिए कंपनी का कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हमने देखे, ठीक है, कि क्या क्या है और उनको उनका क्या पर्पज होता है बेसिकली, वो हम देखेंगे आगे आगे कि क्या क्यों उनको हमारे स्टेटमेंट चाहिए होते हैं और क्या है कि क्यों वो लोग हमें मतलब अप्लाई कर रहे होते हैं कि हमें आपके स्टेटमेंट दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें और भी है, हम स्टार्ट करेंगे रिलायबिलिटी से। इट मीन्स दैट द यूजर इज डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन, therefore it should be free from error and faithfully represent what it is meant to represent। तो ये रिलायबिलिटी में क्या आता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी बायस नहीं होने चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल वो फेथफुली उसको रिप्रेजेंट करना है, जो भी उसको रिप्रेजेंट करना है, जो भी उसको काम दिया हुआ है वो उसको फेथफुली करना है, ठीक है। तभी ही हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, तभी ही वो हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मान सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिलेवेंस। To be relevant information must be available in time, must help in prediction and feedback and must influence the decision of users। तो ये इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए। तो ये रिलेवेंट कब होगी? जब ये टाइमली अवेलेबल होगा, मतलब जब भी हमें जरूरत है, जो भी टाइम पे हमें जरूरत है उस टाइम पे इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। हम प्रॉपरली इसको प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। हमें उस इंफॉर्मेशन को देखिए फ्यूचर की चीजों को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जो भी हमें प्रॉफिट हो सकते हैं, फर्दर जो भी हम लॉस इनकर करेंगे या पॉसिबिलिटी है रिस्क की, वो हमें अकाउंट हमारे देख के हमें प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। तो इतने हमारे स्ट्रॉन्ग अकाउंट होने चाहिए, इतना हमने प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, तभी ही उसका रिलेवेंस माना जाए, ठीक है। क्योंकि वही हमें डिसीजन मेकिंग में, जो भी टाइप का डिसीजन मेकिंग हमें करना है उसमें वो हेल्प करेगा, जब ये रिलेवेंट होगा, जब हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, फर्दर हम लोग इसके आगे का कर लेते हैं। Okay, so let's continue with understandability. It means decision making must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them.
तो बेसिकली जैसे भी हमने अकाउंटिंग की हुई है, जो भी हमने बेसिकली पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है एक ऑर्डर में, तो जो भी लिखा है उसमें वो वैसे ही सामने वाले को हमें समझाना आना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वैसे ही उसको समझना चाहिए जो हमने लिखा हुआ है। तो जो लिखा है उसको प्रॉपरली हमें अंडरस्टैंड करना, उसको प्रॉपर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है, एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और उसको एक अलग मैनिपुलेटिव वे में लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने लिखा हुआ है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, वही वैसे ही वे में आपको समझाना है सामने वाले को, ओके। Then is comparability. The user should able to compare the financial reports for various aspects of an entity over different time period as other entity. तो हमें ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है, कि हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक अकाउंटिंग का पूरा ये बना दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट बना दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, ठीक है, जो भी है, मतलब इट्स वन ऑन द सेम थिंग, बट जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं वो हमें ऐसे वे में बनाने हैं जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मैंने अकाउंट बनाया था और इस ईयर मैंने अकाउंट बनाया, तो मैंने काफी चेंजेस किए, एक अलग टाइप में ही मैंने अकाउंट बनाया, तो मैं लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कैसे करूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, उस हिसाब से ही हम सारे वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, गैप करके स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो वो उस बेसिस के हिसाब से ही हम लोग ये पर्टिकुलरली अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फायदा है कि मैं जैसे अकाउंट बनाऊंगी वैसे ही दूसरे कंपनी भी बनाएंगे, तीसरा कंपनी वैसे ही बनाएगा, फिर मुझसे बड़ा कंपनी जो है वो भी वैसे ही बनाएगा। तो क्या होता है कि हम बाकी के कंपनीज के साथ, मतलब हमारे कंपेटिटर्स के साथ, हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे प्रॉफिट कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज, तो हम देख सकते हैं। वेयर एज हम अपने ही पर्टिकुलर अकाउंट्स को लास्ट ईयर के, उसके लास्ट ईयर के अकाउंट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट किए हैं क्या, हमने कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए है, हमने कहाँ कहाँ पे हमने गलतियां की है, तो वो हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। To be comparable, accounting reports must belong to a common period and use common units of measurement and format of reporting. तो सब कुछ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप चेंजेस करते हो तो भी उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है, तो भी आपको कंपेयर करने आना चाहिए, ऐसा चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि आप अपने ही पिछले ईयर के साथ कंपेयर कर सको और आप दूसरे भी कंपनी के साथ, मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सको, ठीक है। कंपेरेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों कर रहा है अकाउंटिंग, क्या जरूरत है क्या, ठीक है। तो यूजर को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये एक पर्पस था हमारा, है ना। हमारे जो इंटरनल यूजर्स है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, और जो एक्सटर्नल यूजर्स है, दोनों को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। हमने एक बार बार रिपीटेटिवली सुना और सीखा, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अकाउंटिंग करनी चाहिए, तो वो हम देखते हैं कि हमारा एम क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ठीक है। तो maintenance of records of business transaction, even the most brilliant manager of executive cannot accurately remember the numerous amount of varied transactions such as purchase, sales, receipt payments, etc. that take place in business every day. Hence, a systematic record of all the business transactions are kept regularly. तो आप कितने भी ब्रिलियंट हो, समझो आपकी कंपनी है, आप एग्जीक्यूटिव हो कंपनी के, ठीक है, आप मतलब बेसिकली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो, और कुछ परचेजेस होती है ना, कुछ सेल होता है, तो वो सारे रिकॉर्ड आपके पास नहीं होते, मतलब आपके लोअर लेवल के पास होते हैं ना, आपसे जो नीचे है, आपके जो जूनियर्स है उनके पास होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने परचेस हो गए, है ना। आप समझो आपका जो कैपेबिलिटी है याद रखने का, वो बहुत ज्यादा अच्छा, आपका अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है, कि आप चीजों को याद रख सकते हो, लेकिन एक लिमिट होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि पर्टिकुलर सारी चीजों को एक लिमिट होती है, राइट। तो आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, बराबर, कोई भी ह्यूमन सब कुछ याद नहीं रख पाता है, बराबर। तो इसीलिए हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, चलो मैंने परचेज किया था मुझे याद है, मैंने 2 मशीनरी परचेज किया था मुझे याद है, मैंने कौन से डेट पे किया था ये मुझे याद रहेगा,
नहीं रह पाता है, बहुत टाइम पे नहीं रह पाता है कि कौन से डेट पे याद किया। तो इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक वे में, कि हमें पता चले कि मैंने ये डेट पे ये परचेज किया था, ये डेट पे ये सेल हुआ है, ये डेट पे मुझे क्रेडिटर को ये पे करना है, ये डेट पे मुझे डेटर को पे करना है। ये जो भी चीजें हैं वो प्रॉपरली मुझे रिकॉर्ड करनी है, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कुछ देखना होगा, चेक करना होगा, तो मैं चेक कर सकती हूँ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The owners are keen to have an idea about the net results of their business operations periodically, whether profits earned or loss sustained, with the help of records of income and expenses relating to the business by preparing a profit and loss account. तो अकाउंटिंग में हम लोग अलग अलग टाइप के अकाउंट बनाते हैं, आप देखोगे आगे आगे। ठीक है, मैं अभी इसलिए ज्यादा नहीं बता रही हूँ, तो आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप देखोगे नहीं कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उस टाइप, उसमें एक अकाउंट होता है जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये समझ में आना। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों तो नहीं हो सकते साथ में। तो आपको समझ में आता है पूरे कैलकुलेशन के बाद, पूरे अकाउंटिंग के बाद एंडिंग में कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके जो हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या एक्सपेंसेस हम बियर कर रहे हैं, है ना, क्या कहाँ से इनकम हमें आ रहे हैं, और फिर ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या, या फिर हम लॉस इनकर कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें हमारे जो हायर लेवल ऑफ मैनेजर्स है या फिर जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स है सबको पता होना चाहिए। इसलिए ये प्रॉपरली हमको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रॉपर पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस, और समझ में आ रहा है आपको। ये आप नोट डाउन कर लो और फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड by business organization, assets and claims against such resources, liabilities, facilitates the preparation of statement known as balance sheet or position statement. तो एंड ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है, तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, एंड ऑफ एवरी बिजनेस में, एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस, तो जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसको आपको पता है, जैसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है ना, वैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या होता है हमारा, जनवरी टू दिसंबर, वैसे अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा, अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर मार्च। ठीक है, तो जैसे ही मार्च आता है, ये ईयर खत्म होता है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है एक साल का, तो एक बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट या फिर उसको पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड होती है असेट्स की, एक साइड होती है लायबिलिटी की। ठीक है, तो असेट्स में हम लोग सारे असेट्स लिखते हैं, राइट। असेट्स मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हमारे लिए एक रिसोर्स है, फायदा है। ठीक है, अगर मैं ये आपको सिखा रही हूँ तो मेरे पास जो कैमरा है, ठीक है, मेरे पास ये जो बोर्ड है, मार्कर्स है, ठीक है, अगर मैं कोई लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो लैपटॉप है। ठीक है, तो जो भी मैं यूज कर रही हूँ वो मेरे लिए क्या है, असेट है। ठीक है, तो फर्नीचर है मेरे क्लासरूम में, तो वो मेरे लिए क्या है, असेट है। ठीक है, तो मेरा जो क्लासरूम है वो भी मेरे लिए असेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक लैंड के ऊपर है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये मेरे लिए असेट है। whereas लायबिलिटीज क्या होती है, जो भी हम लोन लेते हैं, जो बोरोइंग होती है, वो सब कुछ लायबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसके वजह से क्या होता है, हम एक फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी की कि कहाँ पे ये कंपनी स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो ये हमें डिपिक्ट करने में हेल्प करती है एक पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, हमने बार बार बोला है कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम हमारे यूजर्स को देते हैं। उसमें कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी आते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स भी आते हैं। तो देखते हैं एक इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं, क्योंकि क्यों मतलब क्या रीजन है इंफॉर्मेशन उनको लेने की, तो इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो उनको क्या पर्टिकुलरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क
आ रही है या फिर आने वाली है, वो हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और हम उनको क्या रिटर्न देंगे वो हमें इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हमारे पोजीशन स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से उनको समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम उनको कितना रिटर्न दे पाएंगे, मतलब कितना डिविडेंड दे पाएंगे। ठीक है, और कितना रिस्क हम बियर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में बियर करेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन उनको जरूरत होती है, उनको पता चलता है फिर कि हाँ हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हमें इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए शेयर को, या किसी और को सेल कर देना चाहिए, तो वो डिसाइड करते हैं हमारे इन्वेस्टर। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो काफी ऐसा दिखे कि लोग हमें इन्वेस्ट करें, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर है यूनियंस एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ऑन स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। तो बेसिकली हमारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है, जो भी लेवल पे वो है, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हाई लेवल पे, जो भी लेवल पे हमारे एम्प्लॉयज है, उनका जो यूनियन होता है वो है, उनको हमें क्या दिखाना है, कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन हमें उनको देनी है कि हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी वो स्टेबल है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है और अच्छा वेल्थ है हमारे कंपनी में। ठीक है, क्यों ऐसा उनको हमें दिखाना पड़ता है, मतलब हमें फेक नहीं करना है, जो भी है वो हम स्टेटमेंट्स के थ्रू दिखाएंगे, और जो भी है वो फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हमने ये देखा था सब कुछ, राइट। तो ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को ऐसा फील हो कि हाँ ये कंपनी अच्छी चल रही है और ये प्रॉफिट में है। जब कंपनी प्रॉफिट में होगी तो ही हमें सैलरीज आएंगे, प्रॉपर हमारे वेजेस आएंगे। तो इसलिए ये हमारे एम्प्लॉयज को बताना काफी जरूरी है, ताकि वो हमारे कंपनी में पूरे एफिशिएंसी के साथ काम कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे लोन्स एंड पे इंटरेस्ट। तो जो लेंडर्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक वगैरह होते हैं, वो हमें लोन देते हैं जब हमें जरूरत होती है पैसों की, फंड्स की, कोई एडिशनल फंड चाहिए। ठीक है, तो नया बिजनेस होता है तो हमें कैपिटल चाहिए ही होता है, वेराज हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, हमें ग्रो करना है या हमें कुछ और एड ऑन करना है हमारे बिजनेस में, ठीक है, एक्सपांड करना है, तो हमें एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। तो कहाँ से आएगा, एक तो हम लोग इन्वेस्टर्स से लेते हैं, ठीक है, वो हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, बोरोइंग्स करते हैं। तो जो भी लेंडर हमें लोन देगा वो कौन से बेसिस पे देगा, वो यही देखेगा कि ये जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है क्या। अगर वो अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अच्छा रेवेन्यूज अर्न कर रहा है, तो ही वो कल को मुझे रीपे कर पाएगा लोन या फिर मेरे इंटरेस्ट भर पाएगा, राइट। तो वो भी यही चेक करते हैं कि क्या क्रेडिट वर्दीनेस है कंपनी की और उनकी क्या एबिलिटी है कि वो लोन रीपे कर पाएंगे और इंटरेस्ट भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, फिर सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, इंफॉर्मेशन ऑन वेदर द अमाउंट owed will be repaid when due and on the continued existence of the business। तो जो सप्लायर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमें कोई भी समझो कि हम लोग कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या कुछ चीजें खरीद रहे हैं, असेट्स खरीद रहे हैं, मशीनरी, फर्नीचर कुछ तो खरीद रहे हैं, और हमने आपको बोला कि अभी वी कांट पे यू, फिलहाल वी कांट पे यू, तो हम आपको 3 मंथ के बाद पे करेंगे। ठीक है, तो वो आपका रेगुलर कस्टमर, रेगुलर लेंडर है, ठीक है, रेगुलर क्रेडिटर है, सॉरी लेंडर नहीं, रेगुलर सप्लायर है या फिर क्रेडिटर है, तो वो आपको बोलता है कि ओके ठीक है चलेगा, आप हमें 3 मंथ की बात पे करो। लेकिन वो कौन से बेसिस पे बोलेगा, वो देखेगा कि आपका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है, बहुत टाइम से अच्छा रन हो रहा है, अच्छे प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, कोई भी इशू नहीं है, लॉसेस में नहीं है, तो ही वो आपको वो पर्टिकुलरली जो भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है वो देगा। वो चेक करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी है क्या कि आप रीपे कर सकते हो, जो भी ड्यू डेट है, 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, जो भी ड्यू है उस टाइम पे आप उसको पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस बेसिस पे ही वो आपको क्रेडिटर जो है